नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर और आशा करते हैं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने परिजनों का और अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि बार-बार देश दुनिया में देखा गया है कि तीसरी लहर, डेल्टा वेरिएंट जैसी कई समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है और बार-बार सारी सरकारें, हमारे परिजन, हमारे मित्र हमें यही चेतावनी देते हैं कि कम से कम आप मास्क पहन के बाहर जाएँ, 2 गज की दूरी बना के रखें, हस्त प्रक्षालन करते रहें, हाथ धोते रहें अपना बार-बार। और उसी जो हमारी एक श्रेणी है येसु यूसुन, इसी के चलते हम कोई कोशिश करते हैं कि कुछ सकारात्मक बातें आप तक रखी जाएँ, कुछ अच्छे लोगों से आपका परिचय कराया जाए जो कि लीगल जगत में धमाल मचाए हुए हैं, बहुत अच्छा-अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हैं। और जहाँ मैंने हाथ धोने की बात की और उस समस्याओं की बात की, तो उसी के चलते आज हमारी श्रृंखला में हमसे एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री संबित सोहेन जी, जिनको मैं बहुत अरसों से जानता हूँ और वो जो उनकी यात्रा रही है, कानून की यात्रा, जिसको आज हम उनसे साझा करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल सुई सुन पे। स्वागत है संबित आपका। Thank you, Jayant, for giving this platform, and it's always been exciting आपसे बात करना। बस मैं आपके सारे इंटरव्यूज देखता हूँ, सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट यू स्टार्टेड, सो हैप्पी टू टॉक। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद संबित। और जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को कहा कि संबित इस वक़्त लीगल हेड हैं, प्राइवेसी हेड भी हैं रैकेट में, जो कि एक अपने आप में मल्टीनेशनल और बहुचर्चित कंपनी है। हम सभी ने बचपन से लेके अभी तक इनके प्रोडक्ट सुने होंगे। घर में हम लोग हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं, डेटॉल साबुन से अपने हाथ भी धोते हैं। तो उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होते हैं, उसका नेतृत्व संबित जी करते हैं। वहाँ पे उसके जो सारी जो कानूनी जो दाँव-पेच होते हैं, अपनी कंपनी को समझाते हैं। और इससे पहले संबित बतौर वकील कोर्ट में काम भी कर चुके हैं। उसका वो एचडीएफसी में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने मैकेंजी जैसी बड़ी कंपनी में काम किया। तो आज उनकी जो ये लीगल यात्रा है उसको हम ज़रूर साझा करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे शुरुआत में कहा कि मुझे पता नहीं कि संबित हम लोग उसका डिस्काउंट देंगे कि नहीं देंगे डेटॉल पे या हार्पिक पे, पर हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी कि जो इसके कानूनी पहलू हैं, उसको हम ज़रूर उजागर करें। संबित, जैसा कि हमारी एक परंपरा है इस सुई सुन चैनल की, हमारे जितने अतिथियों को हम आमंत्रित करते हैं यहाँ पे, जो हमारी सवाल-जवाब की जो प्रक्रिया होती है, एक औपचारिकता होती है, उससे पहले एक हमारी आइस ब्रेकिंग जो सवाल की जो श्रृंखला है, जो शुरुआत है, उससे हम हमेशा ज़रूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को प्लीज़ ये बताएँ, जो आपकी शुरुआती यात्रा रही वकील बनने से पहले, आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा? शुरुआती पढ़ाई कहाँ रही? और वो कौन से पल रहे आपके जीवन में जहाँ आपने सोचा यार अब मुझे वकालत करके वकील बनना चाहिए? जी बिल्कुल। सो मैं कटक उड़ीसा से हूँ। सो दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जी। स्कूलिंग बड़ी अच्छी थी। घर पे पापा लॉयर, ग्रैंडफादर लॉयर, चाचू लॉयर। सो बिल्कुल लीगल बुक और लॉ चेम्बर के आसपास ही आपको घूमने को मिला। सो वो एक्सपोजर हमेशा से था। और जो एक लॉयर की दुखती रग बोलते हैं, जी। मैथमेटिक्स, जी। उससे दूर जाना। तो वो बड़ा बहुत ही अहम चीज थी कि जी। मैथमेटिक्स से दूर जाना था। अंग्रेजी ठीक ठाक कर लेते थे, जी। सो वो कॉम्बिनेशन था। हालांकि आफ्टर 10th मैंने 12वीं तक साइंस लिया, जी। और उसके बाद आपसे भी मुलाकात हुई एमिटी लॉ स्कूल में। जी। और तो दिल्ली वाज माय इंट्रोडक्शन टू लॉ, 5 years law from एमिटी लॉ स्कूल, एंड देन द जर्नी हैज बिगन। एक बस आपसे एडिशन करूंगा। सो मैं, मेरा जो अभी करंट प्रोफाइल है रैकेट बेंकाइजर में, इट इज जी। हेड ऑफ प्राइवेसी एंड लीगल काउंसिल। जी। जी। तो जस्ट थॉट कि हम करेक्ट कर लेते हैं उसको। राइट। जी। बिल्कुल। जी। तो ये थी जर्नी उड़ीसा से दिल्ली तक का। फिर दिल्ली से लास्ट 12 and 12 साल से वकालती कर रहे हैं इन जी, डिफरेंट उसपे रोल्स। ज़रूर आएँगे, लेकिन वो जंप मारने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको आपके लॉ स्कूल की यात्रा पे वापस ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं अधिकतर वो यंग बच्चे हैं, यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यंग वकील भी हैं और बाकी लोग भी जो नॉन लॉयर्स हैं वो भी इस सीरियल को देखते हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने निर्णय ले लिया उड़ीसा से दिल्ली आने का, एक तो वो चेंज आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि 2 शहर अपने आप में बहुत अलग हैं। दिल्ली एक महानगरी है और दिल्ली से बाहर आने वाला हर व्यक्ति इंक्लूडिंग मी थोड़ा-सा सकपकाता है पहले तो इतने बड़े महानगर में आता है, क्योंकि अपने आप को सँभालना, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ के जो चाल-चलन है थोड़ा-सा अलग है हमारे बाकी शहरों से, क्योंकि एक तो देश की राजधानी है और इतना कुछ समावेश है हमारी इस दिल्ली के शहर में, क्योंकि एकदम से कहते हैं ना कल्चरल शॉक कई बार हम लोग को लग जाता है यहाँ जब आते हैं। तो एक तो ये सवाल, दूसरा जो 5 साल आपके निकले एमिटी लॉ स्कूल में जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था हम लोग के समय पे, उसमें मैं आपकी ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितना अहम रहा बतौर यंग लॉ स्टूडेंट आपका इंटर्नशिप्स करना,
हमें मूट कोर्ट्स करना है, पब्लिकेशन करना है, क्योंकि ये सवाल आमतौर पे कई बच्चे मुझ तक रखते हैं, और इस मंच पर ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये मैं आप तक भी रखूं, और आपका इसमें जो दृष्टिकोण है उसको अपने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने भी रखा जाए कि कितनी ज़रूरी ये चीज़ें आपको एक अच्छा वकील बनाने में, जब आप वकालत की पढ़ाई कर रहे होते हैं, और इसकी नींव जो होती है, चाहे वो इंटर्नशिप को लेके हो या पब्लिकेशन को लेके हो या एकेडमिक्स को लेके हो, कितनी कारगर साबित होती है जब अपना करियर शुरू करते हैं। जी, सो कल्चरल शॉक की बात कही आपने। दिल्ली एज अ प्लेस इज डेफिनेटली डिफरेंट। मतलब आप स्पेशली अगर जो लोग छोटे शहरों से आते हैं, जी और मैं आपको जैन बता रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी एक्सपोजर थी। मतलब टचवुड की अपब्रिंगिंग अच्छी थी, पापा पेरेंट्स अलाउ करते थे हर जगह जाने के लिए। जी सो मैं दिल्ली बहुत पहले भी आ चुका था, बिफोर कमिंग टू लॉ स्कूल। बट जब आप लॉ स्कूल ज्वाइन करते हैं, आपको कल्चर शिफ्ट बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। जी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जनरली लोग थोड़े से नॉन एग्रेसिव होते हैं। जी सो अगर आपकी क्लासरूम में भी आपके टीचर ने आपको बोल दिया कि ये मत करो, बेशक आपकी गलती ना हो, आप फिर भी सर झुका के चुप रह जाते हैं। जी पहली बार दिल्ली आया एमिटी लॉ स्कूल में, एकदम से किसी टीचर ने किसी और बच्चे को बोला कि ये मत करो, उल्टा जवाब आया कि मैम दिस वाज नॉट माय फॉल्ट। जी तो ये जो कल्चरल शिफ्ट था जी कि यू कैन बी अग्रेसिव, आप जी उसकी बहुत पॉजिटिव्स है, जो मैं अब ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि दिल्ली आपको रफन अप कर देता है कि आप फिर अग्रेसिव स्टैंड लेने में सक्षम होते हैं। जी बट बिल्कुल दबंगइयों का कल्चरल शॉक शहर माना जाता है इज ना, कि दबंगई बहुत होती है दिल्ली में। और जो एक वो जो फिल्मों में आप डायलॉग सुनते हैं कि जानता है कि मेरा बाप कौन है, ये बहुत प्रसिद्ध भी है और इनफेमस भी कर देता है दिल्ली वालों को। जी शुक्र है मुझे सुनने को नहीं मिला ये, बट हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। सो आई वुड मैं डेफिनेटली सबको बोलूंगा, स्पेशली जो छोटे शहरों से आते हैं, कि जी माइंड खुला रखें, आप सारे एक्सपीरियंसेस एंजॉय करें। कि आप एक छोटे शहर से बड़े शहर आए हैं, आपको पढ़ाई करनी है, प्रायोरिटी पढ़ाई है, बाकी जो उसके इर्द गिर्द हो उसको एक एक्सपीरियंस लेके चलिए। जी और अपने आप को किसी से ना छोटा ना बड़ा, ये बहुत ही जरूरी चीज है। बिकॉज मैंने देखा है, हमारे साथ ही आउट स्टेशन के बच्चे और भी थे, जो बहुत क्या बोलते हैं कि अपने कॉर्नर में रहते थे, जी किसी से मिंगल नहीं करते थे, विच इज एक्सट्रीमली नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आपको यू हैव टू इंटरैक्ट, आपको सबसे बात करनी है। कोई अग्रेसिव होगा, कोई पढ़ाकू होगा, कोई बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा होगा। तो जी वो जो एक्सपीरियंस है जो दिल्ली देती है आपको, वो आई थिंक बटोरना बहुत ही जरूरी है। सो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड बोल सकता हूँ कि मैं दिल्ली में पढ़ा। एमिटी लॉ स्कूल उस टाइम पे दिल्ली में था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। हम सैटरडे संडे दिल्ली भ्रमण ही करते थे पढ़ाई जी कर छोड़ के। जी बट एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आपको फ्रॉम अ कल्चर वाइज बहुत कुछ सिखा देता है दिल्ली आपको। अगर आप 5 साल दिल्ली में कोई भी कोर्स करते हैं, भाई सिर्फ वकालत ही नहीं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो जी वो मैंने बिल्कुल गेन करा। आपका दूसरा क्वेश्चन वाज अबाउट मूड कोर्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। जी सो जैन, मुझे मूड कोर्ट का कीड़ा फर्स्ट ईयर में लग गया था। हम्म, तो सो आई डिड 10 मूड कोर्ट्स ओवरऑल इन 5 years ऑफ लॉ स्कूल। जी और वो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की तरह मैं सेमीफाइनल में ही रह गया। सो चार जी बार 4 बार सेमीफाइनल्स पहुंचा, बट जी नेवर वन अ मूड कोर्ट। जी बट वो थ्रिल जो था ना मूड कोर्ट का, वाज समथिंग दैट आई लव। मतलब वो जाके कोर्ट में, आई मीन क्लास कोर्ट में, बाकी कॉलेजेस, सो आई ट्रैवल टू जीएलसी बॉम्बे, आपका कैंपस लॉ सीएलसी बैंगलोर, एनयूजेएस कैलकाटा, नुआल्स कोची। सो मतलब पूरा हिंदुस्तान ऊपर नीचे कर लिया था हमने मूड कोर्ट के बहाने। जी बट वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। मैं कोई भी स्टूडेंट जो लॉ कर रहा है उसको हमेशा बोलता हूँ कि आप प्लीज मूड कोर्ट कीजिए। बेशक आप फ्यूचर में जाके इन हाउस लॉयर बन जाए, लिटिगेटिंग लॉयर बन जाए, कुछ भी, दैट डजंट मैटर। बट वो मूड कोर्ट का एक्सपीरियंस आपको कि रिसर्च कैसे करना है, उसको फिर प्रेजेंट कैसे करना है, कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आप रिप्लाई कैसे दे रहे हो,
जी, सो ऑल दोज नुआंसेस जिसे बोलते हैं, वो मूड कोर्ट बड़े अच्छे से निहार देती है आपकी. I was fortunate to do a lot of publications also. I think I have around 10 publications. जी, आजकल 10 साल प्रैक्टिस के बाद रेज्यूमे में पब्लिकेशंस बस फिलअप करने के लिए रहते हैं, अब जी, तो वर्क एक्सपीरियंस मिलता है. बट एज अ स्टार्टअप मेरे पास आज भी बड़े बच्चे आते हैं पूछने के लिए कि हमें तो कोई बड़ा जर्नल में पब्लिकेशन करना है. मैं जी, उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग में ऑनलाइन पब्लिकेशन कीजिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है. जी, कि बेशक आप मतलब legalserviceindia.com और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आजकल. जी, आप यू कैन स्टार्ट स्मॉल कि आप पब्लिकेशंस छोटे चैनल्स में कीजिए, एंड देन ग्रेजुअली वो शिफ्ट अपने आप होगा वेयर यू विल गेट अ प्रिंट पब्लिकेशन इवेंचुअली. और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और दोनों चीजें बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से. तो मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू डू अ मूट, उसी का रिसर्च मटेरियल को लेके पब्लिकेशन के लिए फिर ढाल देता था. सो जी, दैट वाज माय शॉर्टकट इन अ वे, बट इट हेल्प्ड मी. Internships, now I see everyone and it is definitely an in thing. मेरे बहुत कम थे क्योंकि मैं मूड कोर्ट का दीवाना था. सो आई वुड गो टू द इंडियन लॉ लाइब्रेरी, ILI और ISIL ड्यूरिंग द वेकेशंस एंड स्पेंड माय डेज डूइंग. वो उस टाइम पे वेस्ट लॉ की एक्सेस नहीं होती थी हमें बड़े जी, आसानी से, तो आपको जी, और बड़ा जाना महँगा भी पड़ता माना था. जाता सो था। जी, लाइब्रेरीज जाने पड़ते. सो सो लाइब्रेरी जाना पड़ता था. आई यूज टू लुक एट कि सो वो एक एक जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल आपको निकालना पड़ता था खुद और इंडेक्स जी, देखना पड़ता था. सो बट दैट वाज अ थ्रिल पार्ट. लाइक सो ISIL जाता था मैं, 100 जर्नल्स निकालता था, उसमें से 10 आर्टिकल्स मिलते थे, फिर उससे कॉपी करो, प्रिंट आउट लो. सो बट दैट एक्सपीरियंस वाज ग्रेट. हैविंग सेड, मैंने अपना लास्ट 6 मंथ्स का इंटर्नशिप जस्टिस अरजित प्रसाद के साथ सुप्रीम कोर्ट में करा था, जी, which was a brilliant experience to. आप एक तो आप सुप्रीम कोर्ट जज के घर जाते हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स, उनके साथ बैठते हैं, चाहे बेशक 5 मिनट भी दे दे एक सुप्रीम कोर्ट जज आपको, जी, बट वो जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत फ्रूटफुल होता है. मतलब टू सी समबडी एट द टॉप मोस्ट वर्किंग एंड द वे दे वर्क इज ब्रिलियंट. तो वो मेरी लास्ट 6 मंथ्स की बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस थी इंटर्नशिप का. उससे पहले मैंने एक दो इंटर्नशिप करे, बट सच बताऊं तो बड़े दिल से नहीं करे, क्योंकि वो पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट जो था वो था ISIL और ILI की लाइब्रेरी. जी, और जी, ISIL के समोसे बड़े अच्छे थे. मैं अभी भी ISIL के कैंटीन के समोसे खाने जाता हूँ. सो दैट्स अ जी, मेमोरी. ये सो आपने जी, दैट्स. इतनी जी. बढ़िया आपने यादें ताज़ा कर दी, जो आपने ये जो ISIL के समोसे और पकौड़ों की भी मैं वहाँ पर ज़िक्र कर दूँ, और वहाँ पे एक कहानी थी, अब पता नहीं कितनी आप हामी भरेंगे कि नहीं, पर ये था खाना जितना लज़ीज़ था, वहाँ पे ये भी कहावत थी कि वहाँ के आप कम से कम बावर्ची की शक्ल ना देखें, ना उसको खाना बनाते हुए देखें, नहीं तो आप खा नहीं पाएँगे वो खाना, लेकिन खाने का स्वाद बहुत अच्छा था उसका, जितना मुझे याद है, क्योंकि रिसर्च के टाइम पे, मूड कोर्ट के टाइम पे दिल्ली की 2 ये बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ISIL का पूरा फॉर्म है इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ILA स्टैंड करता है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। दोनों ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑपोजिट साइड हैं, हमारे भगवान दास मार्ग में दिल्ली में जो स्थित है। और बहुत बच्चे देश भर से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इतनी रिच लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे। अगर आपका पढ़ने में मन है, आपका रुझान है, ज़रूर यहाँ पे जाइए। अगर आप मूड कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे संबित ने बताया, तो आप यहाँ जा सकते हैं। बाकायदा कोई शोर नहीं होता। इनका जो लाइब्रेरी का जो अपना जो संग्रहालय है, जो पुस्तकें हैं यहाँ पे बहुत सारी हैं, देश विदेश से आती हैं, महंगी महंगी किताबें आपको यहाँ पे पढ़ने को देखने को मिलती है। एटलीस्ट हमारे टाइम पे हम लोग को पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, जैसा बिल्कुल. आपने बताया, तो वहीं जाना पड़ता था। और दूसरा, जैसे आपने जो इंडियन हॉकी टीम की भी बात बताई, वो सराहनीय अपने आप में। और मैं बच्चों को कह देना चाहता हूँ कि संबित ने देखिए इतनी बढ़िया बात बताई कि चाहे आप 10 मूड कोर्ट करें, चाहे 2 करें, ये तो आपका अपना पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन 2-3 चीज़ जो मैं समझता हूँ, मुझे भी जो मैंने सीखी जब मैं कॉलेज में था संबित के साथ ही, वहाँ पे जब हम लोग भी मूड कोर्ट करते थे, तो एक तो देश दुनिया का घूमने को हो जाता है। आप बाकी कॉलेजेस में जाके वहाँ के कल्चर को समझते हैं, उस शहर के खान पान को समझते हैं, देश की थोड़ी सी आपकी और जागरूकता बढ़ती है। और साथ ही ये हारना जीतना दूसरी बात है, जो सीख होती है अपने आप में, जो लर्निंग होती है। क्योंकि चाहे हॉकी में आप हारे जीते नहीं फ़र्क पड़ता, आप ओलंपिक्स में गए अपने आप में बड़ी बात है कि आप ओलंपियन कहलाते हैं। ऐसे ही कॉलेज में आपकी छवि एक मूटर की हो जाती है कि देखिए ये फलाना फला हैं, ये तो भाई बड़े मूटर हैं, और जगह जगह जाते हैं, तो एक वो साख आपकी बन जाती है। तो मैं समझता हूँ इतनी सारी आपने यादें ताज़ा कर दी संबित हमारे कॉलेज की, चाहे वो मूड कोर्ट को लेके हो या पब्लिकेशन को लेके हो। और आपने बड़ा अच्छा बात बताया, एक जो मैं और यहाँ इसकी इसका सारांश देना चाहूँगा कि
स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क गो हैंड इन हैंड। जैसे कि संबित ने बताया कि देखिए मूट कोर्ट में मेहनत बहुत लगती है, वो रिसर्च कर रहे थे, अपना मेमोरियल वगैरह बना रहे थे अपनी टीम के साथ, और साथ ही में उस रिसर्च को बतौर पब्लिकेशन ट्रांसलेट कर पा रहे थे, क्योंकि वो मेहनत कर चुके थे। तो जो बच्चे चाहे मूट कोर्ट करें चाहे पब्लिकेशन करें, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी टिप संबित साहब ने आज हमको दी है, जिसको आप भी अपने जीवन में, अगर आप यंग स्टूडेंट हैं, चाहे लॉ कर रहे हो चाहे कुछ और कर रहे हो, पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो कभी भी कोई भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती। आप उसको कहीं ना कहीं स्वाद ज़रूर चख सकते हैं उस मेहनत का अपनी। ये कहने के साथ ही संबित जी, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आपकी अगली जो जीवन यात्रा है, जहाँ आप वकील बन के आप तैयार हो चुके हैं दुनिया को फेस करने के लिए, उस पर शुरू करते हैं। शुरुआती जो मेरे ख्याल से आपका दौर रहा वो वकालत से होकर गुजरा है, तो पहले हम उस पर आएंगे और फिर आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसकी यात्रा को साझा करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आपने निर्णय लिया कि आपको चेंबर प्रैक्टिस के ज़रिए अपना अपना मार्गदर्शन करना है प्रोफेशन में, और कितना वो जो सफ़र रहा आपका, अगर आज आप व्हेन यू लुक बैक एट इट, जब आप मुड़ के देखते हो उस चीज़ को, तो कहाँ आपको लगता है कि उसने आपको जो जिस पोजीशन में आप हैं उसकी सफलता की नींव उसने उस वक्त आपके करियर में रखी? जी। सो एक थोड़ा सा आउट स्टेशन स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव दूंगा जयंत आपको, जी स्पेशली आउट ऑफ दिल्ली, क्योंकि कोई दिल्ली आता है, आपने 5 साल वकालत कर ली, स्टूडेंट लाइफ था, बड़ा अच्छा टाइम था। उसके बाद जब आप एकदम से लॉ स्कूल से निकलते हैं ना, एक आउट स्टेशन स्टूडेंट को प्रेशर होता है कि टू मेक मनी। ये बड़ा रियल प्रेशर होता है, जी क्योंकि के पेरेंट्स ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आई मीन वी वर ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे हमें, बट स्टिल आप चाहते हो कि आप यू वांट टू बी ऑन योर ओन, जिसे बोलते हैं। सो सो मैं लॉ स्कूल के बाद आई हैड टू ऑप्शंस, आई हैड एन ऑप्शन कि आप मैं जा सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पारेख एंड कंपनी इज जी ब्रिलियंट प्रैक्टिस द फर्म। तो वहां पे मेरे को सुप्रीम कोर्ट वकालत सीखने का अपॉर्चुनिटी था। मैंने इंटरव्यू दिया और आई हैड क्लियर करा था। और दूसरा था एस एन गुप्ता एंड कंपनी, विच इज अ बैंकिंग लॉ फर्म, प्राइमरली लिटिगेशन करते हैं। अब दे जी हैव अ गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस एज वेल। सो मुझे पिक करना था लाइफ में पहली बार कि आप सुप्रीम कोर्ट से सीधा स्टार्ट करोगे लाइफ, या फिर आप बिल्कुल जाके नीचे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ करना चाहते हो। जी सो उस टाइम पे द मनी एट पारेख वाज बेटर, बट आई चोज एस एन गुप्ता एंड कंपनी, क्योंकि काफी सीनियर से बात करी, काफी अपने पेरेंट्स से बात करी, लॉ ऑफ अटर्निटी मेरे बहुत सारे जान पहचान थे। तो सबने कहा कि अगर आप वकालत लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से सीखते हो तो इट विल गिव यू, जिसे बोलते हैं, आपकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो दैट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन जो मैंने अपने ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ करियर, वो आई हैड टेकन दैट। जी तो नाउ इन हाइंडसाइट में देखता हूँ तो बड़ा हेल्प करा मुझे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1 साल, मेरा पहला साल बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में था। और जी मैं मतलब सुबह जाता था 9:30 बजे चाय पीने चेम्बर में, और जी उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक कोर्ट, और फिर 4 बजे से काम शुरू होता था। जी और बिल्कुल सदारी, पटियाला हाउस, एंड ऑल दी रोहिणी, ऑल दीज कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंड देन हाई कोर्ट ग्रेजुएट। तो वो जो ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं आपकी, बिल्कुल बेस कुछ नहीं है, कोई क्लाइंट आपको स्टोरी बता रहा है, आपको उसको पन्नों में उतारना है, कंपेयर टू अ सुप्रीम कोर्ट जिसमें आपको अपील में जाना है, पहले से फैक्ट्स ऑफ द केसेस हैं आपके पास। जी नथिंग टू अंडरमाइन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, वो अपने में बहुत अलग और बहुत ही आई थिंक मुश्किल होता है, बट जी एज अ स्टार्टर वो मुझे लगा कि ये जो लोअर कोर्ट एस एन गुप्ता में मैंने करा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, वो एक्सपोजर मुझे बहुत अच्छा था मेरे लिए। जी सरप्राइजिंगली या फॉर्चुनेटली मेरे सीनियर्स, पता नहीं शायद स्टूडियस लगता हूँ तो बड़े कॉन्फिडेंस देते थे मुझे। जी तो मुझे 6 महीने में ही ब्रीफ दे देते थे कि आप जाके ये मैटर करके आ जाइए। तो वो एस एन गुप्ता में बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला था मुझे, कि मैं खुद ही कोर्ट्स जाता था, खुद ही प्रेजेंट कर लेता था। गलतियां भी हुई है, ऐसा जी नहीं है कि नहीं हुआ है, तो वो सीनियर्स डांटते भी थे। बट वो लर्निंग कर्व पहले 2 साल जो कोर्ट जाके हुआ, दैट वाज आई थिंक द बेस्ट 2 years ऑफ लर्निंग फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आप जाके कंपनीज में काम करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बिल्कुल, एंड वो लर्निंग कर्व तो चलता ही है एज अ लॉयर। बट दोज 2 years ऑफ लिटिगेशन मुझे अभी भी मतलब
अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, मैं पहले सोचता हूँ कि यार वकील क्या सोचेगा जो कोर्ट में बैठा है। जी तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो 2-3 साल का वकालत आपको सिखा देता है कि आप रेपरकशंस, एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसका रेपरकशंस क्या होगा वो पहले आप समझने की कोशिश करते हैं, जी which sometimes corporate lawyers, no offense, but sometimes the corporate lawyer जो कभी कोर्ट गया नहीं शायद मिस कर जाए, उनके और एडवांटेजेस होते हैं, सो जी दैट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आई स्टिल बिलीव कि वो लिटिगेशन आपको बहुत हेल्प करता है। हम्म, सो दिस वाज माय, ये मेरे पहले 2 साल के थे। जी uh, जी नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात रखी। थोड़ा सा आपको पॉज करना चाहूँगा यहाँ पे बिफोर वी गो टू योर HDFC वाला स्टेंट। वो भी महत्वपूर्ण रहा आपके जीवन में और काफ़ी लंबा भी रहा, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की जो मैं दर्शकों तक साझा करूँ कि किस तरह सीनियर्स जो होते हैं, हमारे जो मेंटर्स होते हैं प्रोफेशन में, आप पे फेथ करते हैं। अब वो अलग बात है कि कई बार पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसी हो जाती है, जैसे आपकी इतनी बढ़िया है कि लोग सीरियसली लेंगे आपको और थोड़ा सा बड़प्पन लगता है, और मुझे लोग समझते हैं कि अभी भी बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके लिए मुझे तो लगता है थोड़ा सा और मेहनत कश बनना पड़ता है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है ब्रीफ में, क्योंकि कई बार आपका अगर आप उम्र से जवान लगे तो आपके 10-15 साल डिस्काउंट हो जाते हैं, जो हमारे प्रोफेशन में बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ सफ़ेद बालों की और उम्र की बड़ी कदर होती है, हमारे और मेडिसिन दोनों में ही। तो एक तो ये अच्छी बात रही कि आपके सीनियर्स ने आपको सीरियसली लिया और आप काम में तो वाकई अच्छे भी थे अपने। और एक अपने आप बड़ी अच्छी बात रखी कि किस तरीके से जो नींव हमारी होती है जब हम कोर्ट कचहरी से शुरुआत करते हैं, और मैं सब बच्चों से कहता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम शुरू के 2 या 3 साल जो भी आपको समय ठीक लगे, कम से कम आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुजारें, जहाँ पे केस का जन्म होता है, केस कैसे बनता है, केस के हाव भाव कैसे होते हैं, ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है, ताकि जिस भी कंपनी में या जिस भी थिंक टैंक पॉलिसी में या फर्म में आप बाद में जाना चाहें, या किसी भी बिजनेस हाउस को आप असिस्ट करना चाहें, या अगर सरकार को आप असिस्ट करना चाहें, तो आपको ये पता हो कि कोर्ट में काम कैसे होता है। काम सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बड़ी अच्छी बात रखी समित हमारे दर्शकों के लिए। और साथ ही आपने ये भी बताया कि आज की तारीख में जब आप ये सोचते हैं कि वो कोर्ट का वकील क्या सोचेगा जब मैं उसके पास अपना मुकदमा या उसके लिए मैं एक ओपिनियन लेने जाऊँगा, ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन इसकी दूसरी खराब बात जो मैं एक लाइटर वेन कहना चाहूँगा कि हम जैसे जो कचहरी के वकील हैं, हमारे पेट पे लात पड़ जाती है, क्योंकि आपने इतना सारा बढ़िया बढ़िया काम किया और अब आप चले गए कंपनी में, और वहाँ पे अब आपकी ताजपोशी हो गई है, तो वहाँ पे फिर आपको लगता है कि यार अब क्या कोर्ट केस भेजना, हम तो ये खुद ही यहाँ पे इसका निपटारा कर सकते हैं। कोर्ट में तो आप ही अपीयर करेंगे ना हमारे लिए। जी जी जी, तो इतनी आपने बढ़िया बात बताई। इसके बाद चलते हैं आपकी HDFC की यात्रा पे। एकदम से आपने स्विच किया लिटिगेशन से इतने बड़े बैंक में, देश के बहुचर्चित बैंक HDFC में। तो क्या उस टाइम आपकी थॉट प्रोसेस थी एज ए यंग लॉयर, जब आपने ये स्विच करने का सोचा कि अब मुझे इन हाउस में अपना करियर एक शुरू करना चाहिए, स्पेशली एक बैंकिंग सेक्टर है, किस किस तरीके के कानून वहाँ पे आपको पढ़ने को मिले, क्या क्या आपने अपनी यात्रा में सीखा, उसको हमारे दर्शकों तक प्लीज़ बताएं। जी, सो मैं HDFC जो ज्वाइन कर HDFC मैंने जो ज्वाइन करा वाज HDFC लिमिटेड, दैट इज द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, द हाउसिंग कंपनी ऑफ HDFC, जी व्हिच इज द पेरेंट कंपनी। सो जो HDFC बना था तो HDFC हाउसिंग के लिए ही बना था, जो जी उसके नाम में भी। इसके बाद HDFC बैंक आया, एंड अभी भी पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड। मेरा पर्पस ऑफ शिफ्टिंग वाज, मुझे घर के पास जाना था, कटक उड़ीसा के पास। जी सो एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि मैं HDFC लिमिटेड का ईस्ट जोन में कैलकाटा हेड ऑफिस था, वहां पे ज्वाइन करूं। जी सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि क्योंकि कटक जो है मेरा होम टाउन, वो 6 घंटे की दूरी पे है। सो दैट वाज माय रीजन ऑफ गोइंग बैक टू इन हाउस रोल। तो फिर HDFC में कैलकाटा में ज्वाइन करा। जो HDFC का एक DNA जिसे बोलते हैं वो है कि लोग ज्वाइन करते हैं और छोड़ते नहीं। इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव सॉलिड बेडरॉक कंपनी है। तो जब मैं गया तो वहां पे 2 लॉयर्स थे, दोनों 55 साल के सीनियर, जैसे बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी जिसे बोलते हैं। जी और मैं एक रूकी 26 साल का मैंने ज्वाइन करा था। जी द गुड पार्ट वाज कि बोथ ऑफ देम वर रिटायरिंग, दोनों ही रिटायर कर रहे थे नेक्स्ट, एक 6 महीने में और एक 8 महीने में। जी सो आई वाज, तो मुझे वो मौका मिल गया कि क्योंकि हेड ऑफिस ने भेजा था मुझे फ्रॉम दिल्ली से, तो कि इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगर ये संभाल लेगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई सीनियर बंदा लाएंगे। फॉर्चुनेटली 6-8 महीने में दोनों जो सीनियर्स थे उन्होंने ही रेकमेंड करा कि आप इसको जिम्मेदारी दे दीजिए। तो वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि 27 साल में सडनली आप ईस्ट जोन की HDFC लिमिटेड जैसे कंपनी को हेड कर रहे हैं। द ईस्ट जोन पार्ट वाज
मतलब समथिंग आई नेवर इमेजिन। और मेरे इर्द गिर्द सब लोग 50 साल के थे, 45 ईयर्स के थे, एंड सडनली दिस 27 ईयर ओल्ड जाके बोल रहा है कि मैं लीड कर रहा हूँ HDFC लिमिटेड की ईस्ट जोन हेड। तो जो आप बोल रहे थे ना कि लोग सीरियसली भी नहीं लेते, जी तो फिर वो मुश्किल मुझे बहुत हुई कि लोग सीरियसली नहीं लेते कि आप ये तो कहाँ वो 55 साल और कहाँ आप 27 साल। तो वो जैन मुझे यहाँ पे दिल्ली की अपब्रिंगिंग बहुत हेल्प करी इस जोन में। वो जो कल्चर की बात कर रहे थे, जी, दबंगई वाली क्योंकि जी। अग्रेसिवनेस वाली, तो अ, लोग आपसे आपको थोड़ा अंडरमाइन करते हैं क्योंकि आप यंगस्टर हो, चाहे जो भी आपकी डेजिग्नेशन हो, जी टिल यू स्पीक एंड टिल यू मेक योर पॉइंट थोड़ा सा अग्रेशन के साथ। तो सडनली ये अग्रेशन जो दिल्ली में सीखा, उससे पहले वो अग्रेशन नहीं था कटक जी के लड़के के पास। जी वो बहुत हेल्प करा कि पहले 6 महीने मुझे अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ा कि आप आपके रिपोर्टिंग है जो आपसे सीनियर है, कोई 35 साल 40 साल का बंदा आपको रिपोर्ट कर रहा है, तो जी आपको थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है कि आपको वो हल्के में भी ना ले और आप अग्रेसिव एनफ भी हो और आपको अपना लॉ भी आना चाहिए। जी, पोलाइट और तो फर्मनेस दोनों साथ ही चलती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिल्ली ने सिखा के छोड़ा था कि आप अग्रेसिव कैसे हो सकते हो, ये आपको सीख के आए थे आप। वो मुझे बड़ा हेल्प करा। सो मैं ईस्ट जोन में अराउंड 3 साल रहा कलकत्ता में। जी सो आई हेडेड द कैलकाटा ईस्ट जोन HDFC फॉर 2 एंड हाफ ईयर्स अपार्ट फ्रॉम पहले 6 महीने ट्रेनिंग में थे। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। सो हाउसिंग फाइनेंस इज बेसिकली मॉर्गेजेस, कि किसी को घर खरीदना है, आप उसको फाइनेंस कर रहे हैं, आपका घर सिक्योरिटी में बैंक के पास रहेगा, जी एंड देन एज एंड व्हेन यू रीपे इट गेट्स रिलीज्ड। तो बहुत सारे लॉज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एफएसी, आपके कॉन्ट्रैक्ट की फंडिंग लॉज, बैंकिंग लॉज, RBI के भी रेगुलेशंस। हाउसिंग लोन में नेशनल हाउसिंग बैंक करके एक संस्था है गवर्नमेंट का, जो कि आरबीआई का एक डिवीजन है। सो उसके लॉज, सर्कुलर्स, बाई लॉज आते हैं। सो उसके बेसिस पे आपको स्ट्रक्चरिंग करना होता है होम लोन्स, उसके बेसिस पे आपको कंप्लायंट होना होता है। सो वो एक्सपीरियंस जो था वाज ब्रिलियंट। 3 साल कलकत्ता में सारे ये लॉज के ऊपर काम करना। फिर क्योंकि दिल्ली तो हमेशा दूर नहीं रह सकते, जी उसके बाद आई वाज फॉर्चुनेट एक्चुअली कि मेरे जो लीगल हेड है वो दिल्ली में ही बैठते थे। तो 3 साल के बाद उन्होंने बुला लिया कि आपका ईस्ट जोन का काम हो गया, आप अब दिल्ली वापस आ जाइए जी MD और जनरल काउंसिल के साथ काम करने। तो वो अगेन एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि आपको, मेरा प्रोफाइल ऐसा था कि आप जो बोलते हैं कि यू गेट टू शैडो द लीगल हेड और शैडो द जनरल काउंसिल ऑफ HDFC जी लिमिटेड। सो उनका मैं कोर टीम में था, एक ही बंदा उनके साथ काम करता था। तो वो सडनली फ्रॉम HDFC कैलकाटा का डॉक्यूमेंटेशन से एक पॉलिसी मेकिंग रोल में आ गया था मैं HDFC लिमिटेड के दिल्ली में। जी बिकॉज लीगल हेड जो है इंडिया के, उनके साथ वो निटी ग्रिटीज तो नहीं देखते, वो देखते हैं कि बड़ा स्ट्रक्चर कैसे होगा, बड़ा फैसिलिटी अग्रीमेंट्स कैसे होंगे, क्या एज अ कंपनी आप मैन्यूवर कर सकते हैं लीगली। सो वो बड़ा, और 3 साल लगभग मैंने उनके साथ काम करा। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप सीधा MD की ऑफिस, एक इतना बड़ा ब्लू चिप कंपनी का आपके सामने है, जनरल काउंसिल के मीटिंग में बैठे हैं आप। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। HDFC में मैंने दोनों साइड देखा कि एक आप रूकी एज पे लीडर बन जाते हो एंड जी आपको अपना प्रेजेंस सेट करना होता है। उसके बाद फिर आप वापस खेल में आ जाते हैं जिसमें आपका और एक लीडर है और आप उनको रिपोर्ट भी करते हैं। जी जी एंड सो वो पहलू बड़े इंटरेस्टिंग थे। और वेरी फॉर्चुनेट कि HDFC हैड दैट फेथ कि आप कर सकते हो कैलकाटा जाके। फिर वापस बुलाया तो यहाँ पे भी एक MD ऑफिस, जनरल काउंसिल के साथ काम करने को मिला। सो वो बड़ा करियर वाइज मेरे वो HDFC के 6 साल वे द ग्रोथ ईयर्स। क्रिकेट के भाषा में बोलूं तो मिडिल ओवर्स थे, कि जिसमें जी आपको सीखने को मिलता है, आपको सिंगल्स लेने होते हैं, इक्का दुक्का चौका भी मारना होता है, बट जी वो मिडिल ओवर्स बड़े जरूरी होते हैं। मैं अब बहुत जूनियर्स को बोलता हूँ कि कुछ टाइम ना एक जगह पे रह के अपना इनिंग्स बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो जी वो HDFC था मेरे लिए कि 6 साल आप एक जगह रहे, काम सीखा, रिलेशनशिप्स बनाए, लोगों को पहचाना, डिपार्टमेंट्स देखा कैसे एक संस्था में होता है काम। जी
So that was HDFC for me. बड़ी अच्छी आपने व्याख्या की संबित। इसकी मेरे दो एक छोटे सवाल हैं जो आपकी इस यात्रा से निकल के आते हैं। जिस दौर पे आप एचडीएफसी में थे उस वक्त हमारे देश में बहुत बूम भी रहा प्रॉपर्टीज़ को लेके, और उस टाइम इंडिया एक रियल एस्टेट में बूम देख रहा था। तो उस में आपने क्या क्या चीज़ सीखी, क्योंकि इतना रियल एस्टेट को चीज़ें हुई, और उसके तुरंत बाद ही, क्योंकि मुझे जैसे वकील जो कोर्ट कचहरी के हैं, हमारे पास शिकायतें आने लगीं कि भाई बहुत बिल्डर प्रॉमिस करते हैं और तीन तीन मेरे ख्याल से एक साल का जो एक स्टैंडर्ड प्रॉमिसिंग अग्रीमेंट था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। और हमने देखा कि जैसे अमेरिका में 2008 में एक सब प्राइम क्राइसिस आई थी, और हमारे देश में भी वो क्राइसिस हमने टुवर्ड्स दी आई थिंक दिस डेकेड जस्ट बिफोर द पैंडेमिक देखनी शुरू कर दी कि लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो किस किस तरह के कानून, किस किस तरह के अधिनियम आपको मद्देनज़र रखने होते थे बतौर वकील वहाँ पे, जब आप ये हाउसिंग और ये सब जब रियल एस्टेट के आप लॉ को देख रहे थे? रेरा तो अभी हाल फिलहाल में ही आया है आपके मतलब हम सभी के सामने उस कानून का जन्म हुआ जैसे मैं कह सकता हूँ। और एक इन अ लाइटर वेन मेरा सवाल भी है कि हम वकीलों को बड़ी दिक्कत होती है कि हम लोग को होम लोन आराम से नहीं मिलता, स्पेशली जो कचहरी के वकील होते हैं। और ये हमारी शिकायत होती है कि जो बड़े बड़े बैंक हैं इस देश के, क्रेडिट कार्ड तक देने में हिचकिचाते हैं, और हाउसिंग तो फिर बहुत दूर की बात है। जो बेचारा वकील जो संघर्ष कर रहा है, और मैं यहाँ पे सभी कचहरी के वकीलों को प्रतिनिधित्व करते हुए उनका मैं बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है हम लोग को लोन मिल पाना या दे पाना। पारिवारिक और ये जो हमारी जो समस्याएं हैं, ये जो फाइनेंशियल भी होती हैं, पैसे को भी लेके होती हैं, क्योंकि ये एक जो इंडस्ट्री है हमारी, कोई रेगुलेटेड इंडस्ट्री तो है नहीं। ऐसा है नहीं कि टाइम पे सैलरी आएगी या टाइम पे पेंशन मिलेगी। तो कुछ एक जो एक और सिर्फ एचडीएफसी की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, सभी आपने अब तो इतने बैंक्स के साथ आप जुड़े होंगे, आपने बहुत लोगों से बात भी की होगी। कैसे हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं वकील भाइयों के लिए, वकील बहनों के लिए, अगर हम कुछ एक हाउसिंग स्कीम एक अच्छी सी है जिस पे हमें कुछ एक अच्छा ऋण कम इंटरेस्ट रेट पे कुछ उजागर कर सके? तो इस बारे में भी मैं आपका थोड़ा सा मत जानना चाहता हूँ। जैन, जो आपने बोला हाउसिंग बूम था उस टाइम पे, बिल्कुल हाउसिंग बूम था। ये सारे कंपनीज, यूनिटेक अपने बिल्कुल पीक पे था उस टाइम पे। जी बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज पर मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे थे। जो एचडीएफसी में हमने सीखा था, क्योंकि एचडीएफसी थोड़ी सी कंजर्वेटिव कंपनी में माना जाता है कि वो आपको पैसे तभी देंगे जब उनको कंप्लीट एश्योरेंस हो। तो जी जैसे एचडीएफसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे आपका लीगल ड्यू डिलिजेंस जो होता है, बहुत बैंक्स में वो बाहर होता है कि एक्सटर्नल काउंसिल करते हैं या फिर जी थर्ड पार्टी करते हैं। एचडीएफसी में वो इन हाउस होता था। तो मेरे पास आते थे बहुत मोटे मोटे फाइल इसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के, और हमें बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला था कि आपको ब्रांड नहीं देखना है, आपको कागज देखना है, आपको कंपनी नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्या सैंक्शन प्लान एक्चुअली में सैंक्शन है या नहीं, क्या जी आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं। तो ये सारे जो बेसिक्स जिसे बोलते हैं फंडामेंटल्स, वो एचडीएफसी में बहुत क्लियर मैंडेट था कि आपको सारे ये फंडामेंटल्स देखने हैं, उसके बाद ही अप्रूव करना है प्रोजेक्ट। सो दैट वाज वन वेरी गुड थिंग अबाउट एचडीएफसी लिमिटेड। मेरे बाकी दोस्त बहुत लोग कलीग्स जो है वो एचडीएफसी छोड़ के और कंपनीज में भी गए हैं, एंड दे वो अब बोलते हैं कि नहीं, एचडीएफसी का वो जो पहलू था कि जिसमें इतना ड्यू डिलिजेंस होता था was unique to HDFC. जी Again, not to undermine, I'm sure बाकी बैंक्स भी करते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि आरबीआई और एनएचबी में भी काफी लॉज अपने रिवैम्प करे। पहले जैसे होता था कि आप 90% लोन ले सकते हैं, 10% 10% आप अपना कंट्रीब्यूशन कर दें, या बिल्डर बोलता था सबवेंशन करके कि आप बिल्डर 25% आपका इनिशियली दे देगा और फिर आप लोन ले लीजिए 75%। जी तो ये सब के फिर ग्रेजुअली लॉज आने लगे, आप बिल्कुल वाकिफ है, मुझे पता है। सो वो आरबीआई और एनएचबी का फिर इनिशिएशन हुआ कि नहीं, आप 70% ही लोन दे सकते हैं, ओन कंट्रीब्यूशन बोरोवर को 30% करना चाहिए। उसके बाद वेराइटी कर लिया, सबवेंशन आप नहीं कर सकते। सो बहुत बहुत प्रोग्रेस हुआ लॉ में, सरफेसी और स्ट्रिक्ट हो गई। सो हालांकि बैंक्स भी फंसे हैं, हम भी फंसे हैं काफी मैटर्स में। दैट्स जी दैट्स द ट्रेड, इसको आप नकार नहीं सकते। जी बट काफी डेवलपमेंट हुआ है। आपकी सेकंड क्वेश्चन क्या था? सॉरी आई मिस्ड आउट। हमारे वकीलों की पीड़ा के बारे में था कि कैसे ये तो कार्ड बहुत से लेके बड़ी लोन तक बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ लॉयर्स की, वकीलों की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा जो भी है, या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस जिसका है, उसका क्रेडिट एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जी फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको
समझना कि आपके पास 100 रुपए है और आप 50 रुपए दे सकते हैं लोन पे, वो बड़ा मुश्किल होता है। सो दैट्स इट्स अ चैलेंज। मैं सिर्फ एक एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप अपने आईटीआर्स टाइम से और प्रोपोर्शनली फाइल कीजिए, जी ताकि वो रिफ्लेक्ट करे। सो दैट बिकॉज दैट इज, वो आपका बेडरॉक डॉक्यूमेंट है जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, कि आपके 3 साल या 5 साल के आईटीआर फाइलिंग क्या है। तो एटलीस्ट वो एक रिफ्लेक्शन होता है कि आप फाइनेंशियली किस स्टेटस में है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने दोस्तों को कि टू बी फाइनेंशियली प्रूडेंट, आप प्लीज अपना आईटीआर अच्छे से दिखाइए, कंप्लीट दिखाइए कि आपका क्या इनकम है, सो दैट वो आपको फिर फॉर सिचुएशंस लाइक लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, वो बहुत हेल्प करता है। बट जी हैविंग सेड, वो मुश्किल है, मैं उसको मानता हूँ, जी। बट आई थिंक वो ग्रेजुअली ठीक होगा। चलिए, जी। पीड़ा आपने दूर तो नहीं की पर थोड़ी कम कर ली उसको, हरना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने ये बता दिया हमारे बंधुओं को, वकील भाइयों को और जो भी बच्चे सुन रहे हैं उसको, कि जब भी आप अपना व्यवसाय शुरू करें, अपना काम करना शुरू करें, तो इनकम टैक्स ज़रूर नियमित रूप में भरें, क्योंकि बैंक में डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो ये, और दूसरा मैं समझता हूँ आपका सिबिल स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर जिसको हम मानते हैं, कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपके माता पिता ने आपको दिया हो, चाहे आपने आपको आपकी कंपनी ने दिया हो, तो उसको समय समय पे उसका सुनिश्चित उसकी भरपाई करें। ऐसा ना हो कि आप डिफ़ॉल्टर बन जाएँ, क्योंकि बतौर एक इंडिविजुअल, चाहे आप वकील हों चाहे आप नॉन वकील हों, जैसा कि संबित साहब ने भी बात बताई, बैंक बड़ी पैनी निगाहों से ये सब चीज़ें देखता है कि आपका जो कंडक्ट रहा है पैसे के मामले में, फाइनेंशियल, एक जिसको हम कहते हैं कि गुड हैबिट्स जिसको हम कई बार मानते हैं, वो आपकी कैसी थी। एक हल्का सा सवाल, मार्ग से भटक तो नहीं रहा संबित जी, लेकिन पूछना ज़रूर चाहूँगा आपसे कि इन बिल्डरों के केस को लेके बहुत चर्चा में रहे सारे मुद्दे, चाहे वो यूनिटेक का हो या जेपी का हो या बाकी बिल्डरों का रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। और आपको ये पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट में फिर उसमें माइकस साहब भी अपॉइंट किए, सीनियर एडवोकेट अपॉइंट हुए, और एक उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट भी दिया, जहाँ पे उन्होंने एनबीसीसी के सुपुर्द ये सारी चीज़ें कर दी कि भाई आप इसको डेवलप करें। और ये बात मेरे ख्याल से 2018 या 2017 के आसपास की है। 2021 में आ गए हैं, 2 साल पेंडेमिक रहा, रियल एस्टेट की जो दशा थी बद से बदतर हो गई हमारे देश में आज की तारीख में। कई मेरे क्लाइंट हैं, कई मेरे जानकार हैं, कई मित्र हैं जिनका पैसा लगा हुआ था प्रॉपर्टी में, आपके भी सर्कल में बहुत लोग होंगे ऐसा। तो इस जजमेंट की सराहना भी हुई और इसको कई लोगों ने खंडित भी किया। और ये लोगों की बात रही कि सुप्रीम कोर्ट को शायद ये नहीं करना चाहिए था, जो एक बिजनेस जो एक एंगल होता है चीज़ों का, उसको जो जो डोमेन है कानून का या हमारी जुडिशरी का, वो सिर्फ लॉ बनाने तक, लॉ इंटरप्रेट करने में होना चाहिए। पर यहाँ पे एक स्टेप इन हम देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का एक हस्तक्षेप हम देख रहे थे, कि इतने बड़े पैमाने पे आपने स्टेप इन किया, आपने एनबीसीसी के सुपुर्द किया। मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की निंदा नहीं कर रहा, पर मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके मत के हिसाब से और आपके जो एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट में और बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो उसके हिसाब से क्या ये मूव सही था, या कानून में हमें परिवर्तन की ज़रूरत है? इस पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। अ, मेरे हिसाब से कि ये सही मूव था, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे इन रियल एस्टेट कंपनीज के, जी। तो अ, वो बिल्कुल ही शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कुकड कि, अप कह सकते हैं, फज्ड अप कह सकते हैं, आजकल ऐसे बड़े टू टर्म्स होते हैं। जी हाँ जी, तो तब आज जो भी बिल्कुल डाउन टर्न थे। सो जी तुम, तो आई कुडंट सी कि ये रियल एस्टेट कंपनीज का कोई इंटरेस्ट भी था टू रिवाइव करके ये इंडस्ट्री, एज फार एज वो प्रोजेक्ट्स जो मैटर कंसर्न थे, उसको रिवाइव करना। सो वो मुझे फोर्सिएबल नहीं लग रहा था। जी आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि स्टेप इन राइट्स सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए या नहीं, दैट्स वो डिबेटेबल बिल्कुल है। बट माय पर्सनल पर्सपेक्टिव यही बोल सकता हूँ मैं कि इट वाज द राइट मूव, क्योंकि अदरवाइज वो कोई एक्शन प्लान नहीं होता। आप जी इंसॉल्वेंसी में चले जाएं या फिर किसी और तरीके से लीगल दावपेच में, और 5 साल वो खिंच जाता है या और 10 साल खिंच जाता, और सफर करता वो इन्वेस्टर जिसने अपने 2 BHK या 3 BHK के लिए 40 लाख रुपए डाले हुए हैं, जी जिसका ईएमआई रहा है और लोन भी जा रहा है, और उसके जी पास घर भी नहीं है और वो किराया भी दे रहा है। सो उस हिसाब से आई थिंक वो स्टेप इन वाज अ गुड इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात हो तो हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही कठिन सवाल होता है, तो जी वो बस होप कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सही हो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद समित, आपने इतनी सफाई से इसका जवाब दिया, और सिर्फ हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं और उम्मीद ये लगा सकते हैं कि कोर्ट ने जो अपना फ़र्ज़ अदा करना था वो तो किया, लेकिन जहाँ पे आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बहुत अहम रोल आता है इस देश में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो वही है, तो वो कैसे अब ये कोर्ट की जो मर्यादा है
उसको बनाए रखे और ये देख ले कि अभी जो प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में जो आधे अधूरे छूटे थे इन बिल्डरों के कारनामों के ज़रिए, उसको किसी तरीके से पूरा करके, जो भी किसी इंसान की मेहनत की कमाई है, जो उसका पैसा लगा है मेहनत का, और आज भी वो रेंट दे रहा है क्योंकि ये बिल्डिंगें अभी भी अधूरी हैं, उसको पूरा करें। इसी के साथ मैं आपके सफ़र के अगले पहलू को जानना चाहूँगा, जहाँ पे आपने अगेन एक HDFC आपने बताया कि इतनी बढ़िया कंपनी है कि उसको छोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, पर आपने छोड़ा और आप आगे के सफ़र में अपने अग्रसर हुए, जहाँ पे आपने मैकेंजी, जो कि दुनिया भर में जानी मानी एक बहुत लीडिंग कंपनियों में उसकी गिनती होती है, लोग एस्पायर करते हैं मैकेंजी को ज्वाइन करने का, आपने वहाँ पे अपना कदम उठाया। उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों से अपनी यात्रा को साझा करें। जी, मैकेंजी बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना, आपको ग्लोबल एक्सपीरियंस देता है। सो जी है तो ग्लोबल कंपनी तो बिल्कुल है, बट एक उनकी फंक्शनिंग ही इतनी अ, वो जो बोलते एक्चुअली बिलीव कि एक वर्ल्ड, आप एक वर्ल्ड एक दुनिया के लिए काम करते हैं। सो वो जो आउटलुक था वो बड़ा नया था मेरे लिए, क्योंकि आप HDFC में होम लोन्स कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल जमीन भी दिख रहा है, इमारत भी दिख रहा है, और फिर इंसान को लोन भी दे रहे जी हैं। से थोड़ा बहुत अलग था मैकेंजी, क्योंकि मैकेंजी का काम है कंसल्टेंसी। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल आसान तरीके से कंसल्टेंसी मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि अभी जैसे भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज अनाउंस करे, तो जी स्मार्ट सिटी अगर आपने भुवनेश्वर को डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें बहुत सारी चीजें आनी चाहिए एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो एक होता है कि सरकार ने पॉलिसी बना दी कि ये 10 चीजें होनी चाहिए, बेहतरीन हॉस्पिटल होनी चाहिए, 2 फैक्ट्रीज होनी चाहिए, और 2 हेल्थ केयर सिस्टम होनी चाहिए। बट कोई और होगा जो वो आपको डिटेल प्लान बना के देगा, कि जो कंप्लीट मैप बना के देगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो वो काम मैकेंजी करता है। सो मैकेंजी आपके पास भुवनेश्वर सरकार के पास जाके बोलेगा कि आप ये 2 जगह पे हॉस्पिटल बना, यहाँ पे आप एक स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाइए। सो जी ये है कंसल्टेंसी, जिसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, क्योंकि आप एकदम से खुद से नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी बना लीजिए। उसके लिए बहुत रिसर्च लगता है कि कहाँ से सप्लाईज आएंगे, कहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, कहाँ से फैसिलिटेशन हो सकता है ट्रांसपोर्ट का। तो मैकेंजी का काम ये है। ये मैंने बहुत ही सरलता से सिखाने की कोशिश करी। जी बहुत अलग पहलू है मैकेंजी के काम में, कंसल्टेंसी में। जैसे कोई कंपनी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और वो जानना चाहते हैं कि क्या है इनसाइट्स मार्केट में, ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, उसके कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वो भी एक पहलू है कंसल्टेंसी का। आ, 2 कंपनीज मर्ज हो रही है, उसके फाइनेंशियल देखने आपको, 500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हमें 300 एम्प्लॉय ही चाहिए, तो कैसे ये आप इम्प्लीमेंट करोगे करोगे सो ये दीज आर कंसल्टेंसी वर्क। सो मैकेंजी वर्क्स, और उनका काम ये है कि वो प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं। तो अगर उनको लगे कि इंडिया में एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया का एक्सपर्टीज चाहिए, तो मैकेंजी ऑस्ट्रेलिया वो काम कर लेती है, या वहां से एक्सपर्ट बुला लेते हैं। सो इट्स अ वेरी ग्लोबल वे ऑफ वर्किंग। मैं मैकेंजी में साउथ एशिया देख रहा था। बड़ा फॉर्चुनेट था कि इंडिया का, मैं और वन ऑफ माय कलीग अदिति, जी जो कि आपकी बैच की है, जी अदिति चौधरी। हाँ, वो सो 2008 की है, हमारा 2007 का है जी, हाँ, एक एक बैच आपके का फर्क एक, जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो हम दोनों, वी वर द फर्स्ट लॉयर्स इन मैकेंजी इंडिया, दोनों साथ ही ज्वाइन करा था। तो वो बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। ग्लोबल कंपनी में पहले दिन ही आपको ईमेल आ जाता है कि आपका लंदन में ट्रेनिंग है 2 हफ्ते। कहाँ हिंदुस्तानी वकील को लंदन जाने का ट्रेनिंग का जी अपॉर्चुनिटी। उसके 2 हफ्ते बाद आ जाता है कि आपको हांगकांग में 2 हफ्ते ट्रेनिंग करना है। और एक एक्साइटमेंट होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो फॉर वर्क अब्रॉड, दैट इज वेरी कैंडिडली वेरी एक्साइटिंग इनिशियली। जी और उस दूसरा होता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के लॉयर्स से मिलते हैं। तो मैं इंडिया से, जो मेरी रिपोर्टिंग थी, देयर वर 2 लॉयर्स फ्रॉम हांगकांग ऑफिस एंड 1 लॉयर फ्रॉम सिंगापुर। तीनों ही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से थे और एक हार्वर्ड से थे। जी तो मेरे से 15 साल सीनियर थे। तो उनका जो पर्सपेक्टिव था काम करने का, डॉक्यूमेंटेशन को अप्रोच करने का, वो बहुत ही अलग था HDFC से। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ईमेल जी राइटिंग। हम्म, आपको वो सीखने को मिलता है कि
कंपनीज अलग अलग कैसे काम करते हैं। हमें आदत था एचडीएफसी में ईमेल लंबा लिखने का, जैसे वकालत में हम लंबा लिखते जी थे, बड़ा लिखते, तो हम लिखते थे डियर सर काइंडली लेट अस नो, प्लीज पेरूज दिस डॉक्यूमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली। अब मैकेंजी में आए तो हमने भी वैसे ही लिखना शुरू करा कि लॉन्ग सेंटेंसेस। जी तो मुझे एकदम से मेरे सीनियर ने रिमाइंड करा कि यहाँ पे आप शॉर्ट लिखिए, लोगों के पास वक्त नहीं है, सब बहुत ही जल्दी में है, तो आप लिखिए प्लीज फाइंड अटैच द डॉक्यूमेंट फॉर पेरूजल। आप जी ये मत लिखिए कि डियर सर काइंडली टेक इनटू अकाउंट दीस नुआंसेस एंड, आप फ्लावरी लैंग्वेज मत लिखिए। सो एक सीखना था, बहुत छोटी सीख थी, बट आपको फिर समझ आता है कि एक अमेरिकन कंपनी कैसे काम करती है विजावी एक इंडियन कंपनी, और जी दोनों का तरीका नहीं है। आपको उसमें कोई गलती नहीं थी या कोई गलत नहीं था, बट वो एक्सपोजर एक अलग था। मैकेंजी वाज वेरी डिमांडिंग वर्क वाइज, बिल्कुल लॉ फर्म कल्चर था। सो हम मैं साउथ एशिया देखता था तो सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे गुड़गांव, और काम चलता रहता था जब तक खत्म ना हो। तो वो बड़ा डिमांडिंग वर्क एक्स था, वर्क एक्सपीरियंस था 2 साल के लिए, जो मैंने काफी एंजॉय करा। बहुत बड़े कंपनीज के साथ काम करने को मिला क्योंकि कोलैबोरेशंस होते हैं। जैसे मैंने स्मार्ट सिटी का एग्जांपल दिया, तो जी आप जैसे विप्रो दे रहा है आपको आईटी सर्विसेज जी एक स्मार्ट सिटी के लिए, आईटी सेटअप करने के लिए, और मैकेंजी दे रहा है कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आप फिर जॉइंटली अग्री करते हो कि दोनों मिल के काम करेंगे, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो वो फिर आपको विप्रो के साथ भी अप्रोच लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। सिमिलरली विद द टाटास, ऑल दीज बिग कंपनीज, तो उनके लीगल काउंसिल्स के साथ बातचीत करने को मिला। एसोसिएशन था, सो इट वाज आप नेगोशिएट तो बिल्कुल, दो वकील अक्रॉस द टेबल बैठते हैं तो नेगोशिएशन होती है, बट जी एज अ टीम भी आप काम करते हो तो उसमें भी बड़े मजे आते हैं, उसमें भी दोस्तियां बनती है, आप जी लोगों से मिलते हैं। सो वो एक्सपीरियंस जो था कि कोलैबोरेशन का, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज बीइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल, वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज आप फर्टर्निटी के काफी लोगों को जानते हैं, जानने का जी मौका मिलता है उस इंटरेक्शन से। सो मैंने 2 साल करा काम मैकेंजी में, प्राइमरली आपके कंसल्टेंसी अग्रीमेंट्स, मास्टर अग्रीमेंट्स, टेंडर्स, बहुत सारे। मुझे एक चीज मैकेंजी जाके पता चला कि गवर्नमेंट जो है, सरकार के कितने इनिशिएटिव्स होते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार का इनिशिएटिव हो उनको एक कंसल्टेंसी फर्म चाहिए प्लानिंग करने। जी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन इज वन पार्ट, और उसके बाद आपको पूरा प्लानिंग एग्जीक्यूट करने से पहले डिटेलिंग एक अलग पार्ट होता है जो कंसल्टेंसी फर्म्स करते हैं। तो वो आइडिया हुआ कि कितना गवर्नमेंट आपका पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करता है, सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, रेलवेज के कितने काम होते हैं, आपके कोई भी डिपार्टमेंट, टेलीकॉम, ऑल दिस गवर्नमेंट के जितने इनिशिएटिव्स हैं, आप अगर उस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलता कि कितने एक्टिविटीज गवर्नमेंट के होते हैं। सो जी दैट वाज अ अच्छा एक्सपोजर कि सरकार कितना काम करती है, वो आउटसाइडर को नहीं पता चलता, जो आपको मैकेंजी जैसे या आई एम श्योर और भी कोई कंसल्टेंसी फर्म में समझ आ जाता। सो दैट वाज देयर। जी जी, इतनी बढ़िया-बढ़िया बातें बताई हैं। मेरे कुछ सवाल हमेशा उछल के आ जाते हैं क्योंकि होता ये है कि जब आप जी बात करते हैं तो मेरे ज़हन में उस टाइम थोड़ी-सी उधेड़-बुन भी चल रही होती है और एक तो मैं सराहना करता हूँ आपके इस एक्सपीरियंस की। आपने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी रखी। एक तो आपने स्मार्ट सिटी की व्याख्या की, क्योंकि मुझे याद है जब अभी जो हमारी करंट सरकार है जब ये आई तो स्मार्ट सिटी बड़ा उजागर रहा कि इंडिया में स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। अभी तक की इकलौती स्मार्ट सिटी मेरे ख्याल से हमारे देश में चंडीगढ़ की है जो कि वेरी वेल प्लान्ड है। हम सभी वहाँ जब जो भी इंसान गया है समझ सकता है कितनी बढ़िया खूबसूरत सिटी बनी है चंडीगढ़। और बाकी जो स्मार्ट सिटी हैं मेरे ख्याल से हम सुनते तो आ रहे हैं अभी तक शायद पता नहीं कितनी बनी हमारे देश में, पर आपने बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैकेंजी जैसी या जो बिग फोर होती हैं वो भी काम करती हैं। जहाँ तक मेरा लिमिटेड नॉलेज है संबित आप यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर ये सारी जो कंपनीज है एक तो मल्टीनेशनल है, या तो अमेरिकी हैं या फिर इंग्लिश हैं या फिर कहीं और रजिस्टर हो सकती हैं। और क्योंकि हमारी अब मार्केट है जो हमारे देश की है बढ़ रही है, 90s का लिबरलाइजेशन हुआ तो बहुत सारी गतिविधियाँ आई। इसमें एक ये जो फ़र्क मैंने महसूस किया कि जैसे आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आप देश विदेश घूमे अपने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए। जो एक आम वकील है, जो कचहरी का वकील है, वो कैसे मदद कर सकता है, वो कैसे ये एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। एक तो मेरा ये सवाल उभर के आता है। दूसरा कि
ये जो बातें आपने सही कहा कि सरकार की इतनी नीतियाँ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, और वो एक आम आदमी को पता नहीं चल पाती, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे चुनाव का माहौल बन रहा है, मान लीजिए हमारे देश में कुछ स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, फिर बाद में सेंटर के चुनाव आते हैं, तो सिर्फ हम ये दोषारोपण शुरू कर देते हैं कि भाई इस पार्टी ने फलाना नहीं किया है, दूसरी पार्टी ने फलाना नहीं किया, या जो इन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए, इसी सब में, और हम लोग आम जनता की तरह अपना सर पीटते रहते हैं। पर बतौर वकील, जब आप किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करते हैं, आप देखते हैं इतनी सारी नीतियाँ हैं, जिसकी रेगुलेशंस हैं, जिसके लिए कानून आपने सोचने हैं, अगर कानून ऑलरेडी हैं इन द पाइपलाइन, ऑलरेडी पहले से विकसित कानून है, उनको आपको इंटरप्रेट करना है बिफोर यू गिव अ डिसीजन ऑन अ पॉलिसी और इवन ऑन अ स्मार्ट सिटी। तो कितना सरल या कितना मुश्किल रहता है टास्क, एंड हाउ कैन यंग लॉयर्स हु आर नाउ एंटरिंग द प्रोफेशन और हु वांट टू मेक अ करियर इन कंसल्टेंसी विद एनी ऑफ दीज बिग फर्म्स, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? आपका पहला सवाल जयंत, होम टफ तो होम टफ होता है ना। अगर लिटिगेटिंग वकील है और आप हाई कोर्ट और 30,000 और लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे तो फिर बात ही क्या। जी तो मेरे हिसाब से तो फॉर अ लिटिगेटिंग लॉयर होम टफ बेस टफ तो होना चाहिए। आप जी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे किसी क्यूबिकल में जाके बैठ के, चाहे लंदन हो या हांगकांग हो, वहां पे काम करना। जी मेरा मानना है। सो जी वो एज अ लिटिगेटिंग लॉयर आई थिंक आपका होम टफ होता ही है आपका कोर्ट। सो बट हैविंग सेड सो, आई थिंक हमने बहुत लॉयर्स के साथ काम करा, लिटिगेटिंग लॉयर्स के साथ जो कोर्ट्स जाते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लीगल इश्यूज तो होते हैं, चाहे आप एडवाइजरी कैपेसिटी में बोलिए या फिर ऑन कोर्ट लिटिगेशन की बात करें। तो उसमें वो एक्सपोजर एज अ लॉयर, हालांकि मैं मानूंगा ज्यादातर लॉ फर्म्स के पास ही जाता है, जहाँ पे जी जहाँ पे भी एक लिटिगेटिंग लॉयर ही काम करता है, बट स्लाइटली डिफरेंट देन इंडिविजुअल लॉयर जो अपने प्रैक्टिस में है। बट दैट्स द रेंज ऑफ वर्क दैट कम्स थ्रू। जी आपके क्वेश्चन के लिए, कंसल्टेंसी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिलने का मौका मिला। जैसे आई हैड टू ट्रैवल टू अमरावती टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूशन। तो एक चीज जो हमारे में पहले परसेप्शन थी कि गवर्नमेंट इज नॉट टेक savvy, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट्स आर नॉट टेक savvy, या दे आर नॉट attuned to the requirements, वो भ्रम मेरी बिल्कुल दूर हो। अगर मैं उनको 2 क्लॉज पढ़ाता था तो वो मुझे 4 पढ़ाते थे कि सर ये देखिए आपके 4 क्लॉजेस, तो ये जी कैसे हो सकता है। मैं लैपटॉप खोलता था तो वो बिग स्क्रीन खोलते थे, बिल्कुल 55 इंच वाला, कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जी आपकी लैपटॉप साइड में रख लीजिए। जी सो वो एक आई थिंक माइंडसेट चेंज हुआ मेरा एटलीस्ट, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स राइट नाउ आज के डेट पे आर वेल इक्विप्ड, जिसे बोलते हैं नॉलेज वाइज एंड टेक्नोलॉजी वाइज। सो अगर आप एक यंग लॉयर हैं, ए जो मैं भी करता था कि अंडरमाइनिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एज फार एज वो पहुंच तो गए हैं मेहनत करके, फिर भी हम थोड़ा अंडरमाइन कर लेते हैं नॉलेज बेस या जी टेक्नोलॉजी पे। वो मैंने करना छोड़ दिया। सो आई वुड ऑलवेज, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि सरकार काफी कुछ जानती है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो वो एक रेस्पेक्ट मेरे आई अब मैं देता हूँ बहुत ज्यादा। दूसरा, वो अपॉर्चुनिटी की बात है, आप अपना अग्रीमेंट्स करते रहे, आप अपना काम करते रहे, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आई थिंक इट्स अ कंसल्टेंसी इज अ ग्रेट फील्ड टू वर्क। आप आपको मौका, बहुत वैकेंसीज आती है कंसल्टेंसी में, स्पेशली बिग फोर, आपको जो बोला मैकेंजी के कम आते हैं बट बिग फोर के ज्यादा आते हैं, पर काम सिमिलर ही होता है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं, यू हैव टू ग्रैब देम, एंड वो फिर आप सीखते जाते हैं। तो आई डोंट थिंक वो कोई प्रॉब्लम होगा एक यंग लॉयर को काम जी करने में। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया संबित, आपने इतनी बढ़िया बातें बताई। थोड़ा-सा किसको कहते हैं ना, आई ओपनिंग एक्सपीरियंस हो जाता है हम आम जनता के लिए। जैसा जनता का एक रुझान होता है कि भाई सरकारी आदमी है तो काम नहीं करेगा, और आपने बताया नहीं जी, देखिए 55 इंच की स्क्रीन भी लगी है, टेक्नोलॉजी से और सूचना प्रौद्योगिकी से एकदम वो फेस टू फेस है, उनका तजुर्बा है। और साथ ही बतौर वकील कई बार हम लोग को अपने बारे में खुशफ़हमी हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा पता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो सीखने की जो एक बिल्कुल। प्रक्रिया है वो तभी हम सीख सकते हैं जब हम थोड़ा-सा ह्यूमिलिटी दिखाएँ,
और दूसरों से भी सीखने की इच्छा जाहिर करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जो मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही आपके जो आपने अपनी यात्रा को साझा किया कि जब आप डील भी क्लोज़ कर रहे होते हैं, चाहे आप ऑपोज़िट वकील से ही बात क्यों ना कर रहा हूँ, हमेशा झगड़े वाली स्थिति नहीं होती है, बातें आराम से भी की जाती हैं। इसी को हम कहते हैं संवाद, क्योंकि वकालत में संवाद की बहुत आवश्यकता है। अगर किसी भी डिस्प्यूट को आपको सेटल करना है, वो वाद या विवाद से नहीं हो सकती, उसके लिए संवाद, एक डायलॉग बहुत ज़रूरी है। तो डायलॉग भी करते हैं वकील आपस में जब बैठते हैं, कानूनों को उसका विश्लेषण भी करते हैं कि भाई हर कंपनी का वकील है जो उस कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो ये ज़रूर जाहिर करेगा दूसरे वकील साहब को भी कि भाई ये देखिए जो आप बता रहे हैं शायद इसमें कुछ गलत है, एक बार आप इसको दिखाइए। तो ऐसे दोस्ती यारी भी बनती है। और साथ ही जब हम ब्यूरोक्रेसी से हाथ जोड़ते हैं बतौर एज अ कंसल्टेंट या लीगल एडवाइज़र टू अ कंसल्टेंसी, तो हम ये भी देखते हैं कि हम किस तरीके से ब्रिज वो उन गैप्स को ब्रिज कर पाएँ जिससे कि देश जूझ रहा है। तो आपने बड़ी सारी बातें की और मैं समझता हूँ जो भी हमारे यंग दर्शक हैं जो उसको सुन रहे हैं वो ज़रूर इससे सीखेंगे। और अब मैं आपके तीसरे उसमें चरण में आऊँगा जो आप करंट हैं। आप रैकेट जो कि बहुत बहुप्रसिद्ध कंपनी है, रैकेट बेनकाइज़र मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें आप बतौर लीगल काउंसिल हैं अभी और हेड ऑफ प्राइवेसी हैं आप इंडिया के। तो ये आपने ये जो नेक्स्ट स्टेप लिया मैकेंजी से रैकेट की तरफ जाने का, और कुछ प्रोडक्ट जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं, वो चाहे ड्यूरेक्स और डिटॉल हो जैसा आप बता रहे थे, वो सभी जनता इस्तेमाल करती है, उसका प्रयोग करती है। मैं आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी में एकदम नहीं जाऊँगा, ये हमारे प्रोग्राम का नहीं है, लेकिन जिस तरह के कानून से आप यहाँ अवगत हुए, उस कानून के बारे में ज़रूर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग दर्शक हैं, वो समझ सकें कि हमारे देश में क्या क्या कानून हैं जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। एक एफएमसीजी कंपनी है और किस किस तरह के आप कानून, और उसके बाद मैं थोड़ा सा प्राइवेसी लॉ पे आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि आजकल रनिंग जोक चल रहा है और आपने बताया कि गवर्नमेंट सब जानती है, तो पेगासस को चल के किसी ने मुझे ये एक जोक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया कि पहले तो हम लोग की शिकायत ये थी कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती और अब शिकायत ये है कि सरकार सबको सुनती है। तो इसी के साथ इस चरण को हमारे हमारे तक आप साझा करें। रैकेट मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, प्रोडक्ट वाइज ऑफ कोर्स आप आई मीन लीडिंग ब्रांड्स है, बचपन से देखा हुआ है, चाहे आप डेटॉल बोलिए, हार्पिक बोलिए, लाइसॉल बोलिए, स्ट्रेप्सिल्स बोलिए, डिस्प्रिन बोलिए। एडवर्टाइज नहीं कर रहा बट जी ये है ब्रांड हमारे। तो जी सो अगेन बिल्कुल एमएनसी है, लंदन बेस्ड कंपनी है और हिंदुस्तान में ऑफ कोर्स बहुत सालों से है। जहाँ तक आप एप्लीकेबल लॉस की बात करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे डेटॉल हो या कोई भी एफएमसीजी गुड्स हो, मेन उनका लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ताकि कंज्यूमर, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कंज्यूमर फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है या क्या यूज कर रहा है। सो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं आज के डेट में एज फार एज लेबलिंग के ऊपर। सो लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, एक्ट एंड रूल्स जो है उसमें जी पैकेजिंग रूल्स भी है। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या आप इंग्रेडिएंट्स शो कर रहे हैं। अगर आपका ड्रग्स है तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आ जाता है कि उसमें भी कुछ रेगुलेशन है कि आप क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो दीज आर इम्पोर्टेंट चेक्स एंड बैलेंसेस जिसे हम बोलते हैं, जो द गवर्नमेंट हैज हैड बाय वे ऑफ लॉ। तो लेबलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोई भी एफएमसीजी लॉयर के लिए लीगल मेट्रोलॉजी लॉज, आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर वेरी क्रिटिकल टू लॉज जो हम रोज करते हैं, लाइक वी वर्क ऑन इट, हम हर दिन काम करते हैं उस पर। जी उसके उसके अलावा अब कंज्यूमर लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो आपका नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही ले लीजिए, या अभी ई कॉम रूल्स ले लीजिए, या फिर आपका कोई भी कंपटीशन लॉ ले लीजिए। सो ये भी सारे कंज्यूमर एंड कंपटीशन लॉ आर आल्सो नॉट क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ आवर प्रैक्टिस। सो इनके पहलू हमें देखने पड़ते हैं। तीसरा जो मैं बोलूंगा इज ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेट स्पेसिफिक लॉज। जैसे आपका होता है जैसे तमिलनाडु में एक है प्राइस कंपटीशन एक्ट। सो जिसके बेसिस पे आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते लकी ड्रॉ ड्रॉ ऑफ लॉट्स या फिर लकी ड्रॉज इन तमिलनाडु। तो आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें एक चांस का होता है कि विन गोल्ड या विन एनी ऑफर, विन एनी लकी ड्रॉ ऑफर, उसमें हमेशा जी डिस्क्लेमर में लिखा है नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो दीज आर स्टेट स्पेसिफिक लॉज जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आप एक पैन इंडिया कंपनी है तो आपके प्रोडक्ट्स पूरे देश में जाता है। सो
वो एक पार्ट है। और आपके स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसमें भी जैसे हमारा है, रैकेट इज अ ब्रांड, लीडिंग ब्रांड, तो जी, कंपटीशन लॉ पर्सपेक्टिव में आपका डोमिनेंट पोजीशन भी है एक तरीके से, बिकॉज आप मार्केट शेयर काफी जगह बहुत ज्यादा है आपका इंडिया में। जी, सो देन कंपटीशन लॉ आपका प्ले करता है, सो यू विल हैव टू बी श्योर कि यू आर नॉट अब्यूजिंग योर डोमिनेंट पोजीशन, जो फंडामेंटल्स हैं हमारे कंपटीशन लॉ के। जी, तो दो रिक्वायरमेंट्स, सो ये these gamut bouquet of laws जिसे बोलते हैं आर क्रिटिकल फॉर आर एवरीडे प्रैक्टिस। उसके अलावा कभी ना कभी एफडीआई भी आ जाता है, एफडीआई नॉर्म्स भी देख लेना पड़ता है क्योंकि फॉरेन जी, कंपनी है। कभी प्राइवेसी का कुछ आ जाता है जैसे आपने बताया, जी, तो वो चलता रहता है। सो आईटी लॉज आ जाते हैं, बहुत रेलिवेंट हो गया है आप। जी, जी। जी। ये आपने इतने सारे कानून बताए बढ़िया-बढ़िया, जो कि कई बार हम लोग को आम तौर पे सुनने को नहीं मिलते हैं जब हम लॉ स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कम होती है क्योंकि बार काउंसिल का अपना एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है, इसमें बेसिक-बेसिक सब्जेक्ट हम सब पढ़ते हैं जब हम कानून की शिक्षा ले रहे होते हैं। पर आपने जो बताया कि भई इतने सारे कानून हैं, तो मेरा एक सवाल ये निकल के आता है संबित जी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, देन दैट गोज़ आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि कोई भी अगर व्यापार है, इतने सारे अगर कानूनों का ही सोचता रहेगा, ठीक है, कानून ज़रूरी हैं क्योंकि बिना कानून के देयर विल बी एनार्की, लॉलेसनेस हो जाती है सोसाइटी में, एंड देन पीपल स्टार्ट टू रन अमॉक, कंपनीज़ अपनी मनमानियाँ करने लगती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, तो कानून चाहिए। पर इतने सारे कानून कि जब पैनी नज़र टिकी होती है, और उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है कि आप जैसे बढ़िया वकीलों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंपनी को, कि भाई कॉम्पिटिशन लॉ भी देखना है, तो एफडीआई भी देखना है, तो मीटरोलॉजी भी देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी सरदर्दी है किसी भी बिज़नेस के लिए, मैं समझता हूँ। तो इससे कैसे निपटा सकता है? क्या हम लॉज़ को अमैल्गमेट कर सकते हैं? क्या हम लॉज़ को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं? फ्रॉम वन लॉयर टू द अदर, आई वुड लाइक टू नो योर मैंडेट ऑन दिस, कि कैसे हम सिम्प्लीफाई करें? मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ को हटा दीजिए, पर मैं कह रहा हूँ कि कैसे किसी की सरदर्दी कम की जाए, क्योंकि आप करें बिज़नेस, लेकिन बिज़नेस में शोषण नहीं होना चाहिए, मेरा ये भी मानना है। लेकिन इतने सारे कानून बनाने, और कई बार होता है कि कानून ओवरलैप कर जाते हैं। हम ऐसा भी कई बार देखते हैं कि आप बिल्कुल। पढ़ रहे हैं, और जब बतौर आप इन हाउस भी आप पढ़ते हैं, आप बोलते हैं यार इतनी सारी चीज़ें, मेरी कंपनी को ये डिपार्टमेंट भी आके अटैक कर रहा है, दूसरा भी आके अटैक कर रहा है, नोटिस भी आ जी। रहे हैं, लेबर लॉ कंप्लायंसेस भी करनी है। तो ये जो इतना उधेड़ बुन जो हमारी माया नगरी है, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्योंकि मेरा जो अपना मानना है, जब तक हम चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो किसी भी प्रोडक्ट को, या हम तो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो हम प्रमोट कैसे करें? जैसे कि मैं आपको अपना एक उदाहरण दूँ, जब मैं यूएई में था अपने वहाँ पे क्लाइडेंट कंपनी में, और जो मैंने वहाँ पे देखा, तो यूएई में एक अच्छी चीज़ थी कि जो कानून की जो प्रणाली है वहाँ पे, चाहे वो आप ट्रायल कोर्ट से अपना केस शुरू करके जो वहाँ का जो एपेक्स कोर्ट है वहाँ तक जाएँ, तो 3 साल का था कि आप 3 साल के अंदर 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 अपने केस को निपटाएंगे। हमारे देश में तो यही परेशानी कि केस निपटते निपटते आदमी आदमी निपट जाता है। तो एक तो ये परेशानी, दूसरा कंपनियाँ जो हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आपकी हो या किसी और की हो, इतनी सारी चीज़ों से हम जूझ रहे हैं कि मान लीजिए जब तक आपने मेट्रोलॉजी से कंप्लाई किया तो एफडीआई का कुछ आ गया, या ईडी वाले आ गए, या फिर कंपटीशन कमीशन बोलेगा जी आप अब्यूज़ कर रहे हैं। तो लॉज को सिंप्लीफाई, और जो ओवरलैपिंग लॉज हैं उसको हम कैसे करीने से करें कि जो बिजनेस कर रहा है वो भी अपना बिजनेस कर सके, जो वकील जो ओपिनियन दे रहा है वो भी एक रोबस्ट ओपिनियन दे सके, और जो इंसान बतौर लिटिगेंट कोर्ट में जा रहा है उसका जो सिस्टम है, हमारा जो एक ट्रस्ट है जुडिशरी पे बना रहे। क्योंकि जैसे कि कोई भी हम सर्विस यूज़ करते हैं, चाहे मैं आपका डिटॉल ही मान लीजिए यूज़ करूँ, तो मेरा एक विश्वास है कि भाई डिटॉल मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, मैं अगर हाथ दूंगा तो मेरे कीटाणु खत्म होंगे हाथ के। अगर मैं अमेज़न से कुछ मंगाता हूँ तो मुझे लगता है यार मुझे सर्विस अच्छी मिल रही है। अगर मैं ज़ोमैटो का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे लगता है खाना मेरा टाइम पे आ जाएगा, फलाना-फलाना जो भी है। मैं किसी एक कंपनी की यहाँ बात नहीं कर रहा। वैसे जब हम लीगल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लोगों का ये मानना होना चाहिए हमारे इसमें कि जब मैं किसी वकील को एंगेज करूँ, चाहे इन हाउस हो, चाहे लिटिगेटिंग काउंसिल हो, और जब मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँ तो मेरा एक समसामयिक तौर पे या एक टाइम बाउंड मैनर में मुझे जस्टिस मिले, मुझे न्याय मिले, तभी हमारी सर्विस इंडस्ट्री भी इम्प्रूव कर पाएगी। इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जब मेरे हिसाब से दो पहलू हैं, एक कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है, जी, सो दैट जो अप्रूवल, वन विंडो अप्रूवल जिसे हम बोलते हैं, बड़ा इन था लास्ट ईयर तक वो टर्म, तो वो एक्चुअली में बहुत रेलिवेंट है। अगर आपको एक्चुअली वन विंडो अप्रूवल मिल जाए सब चीजों के लिए, कि आप एक फॉरेन कंपनी हो तो आप ये चार चीजें कीजिए और उसके बेसिस पे आपको अप्रूवल मिल जाता है, सो दैट इज अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से। चाहे आप एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, depending on the kind of product and depending upon the company you are, an FDI company or an Indian company, वो अगर एक वन विंडो अप्रूवल हो आपको सारे अप्रूवल्स, परमिशंस के लिए, लाइसेंसेस के लिए, दैट वुड बी आई मीन बेस्ट केस सिनारियो जिसे बोलते हैं। दूसरा, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं आपको बहुत डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ता है लाइसेंसेस के लिए जी, जो रेगुलेटेड होते हैं, सो इट्स अ
टीडियस डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि आपको बहुत इंफॉर्मेशन देना होता है जो कि एक कंज्यूमर को नहीं दिखता। आपको एक मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो, नॉट जस्ट अ सोप और एनी गुड्स, उसके बहुत सारे अप्रूवल्स एंड परमिशंस लेने होते हैं, जो जरूरी भी है क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। बट अगर वन विंडो वन सिस्टम अप्रूवल हो, दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट, सबके लिए आसानी हो जाएगी। बट दूसरा पहलू जो है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा है जयंत हमारे और आपके प्रोफेशन के लिए, जी तो हमारी रेलिवेंस बनी रहेगी। जी तो जी। ऑन अ लाइटर नोट ऑफ कोर्स, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है, बिकॉज वो फिर उसका ये तो जॉब फायदा। बोरिंग हो जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा सब कुछ पढ़ना भी जरूरी है। तो जी कोई भी यंगस्टर देख रहा है, मैं बोलूंगा प्लीज आप सब कुछ पढ़िए। ऑलराउंडर हमेशा काम आता है। आज भी इंडिया ऑलराउंडर ढूंढ रही है। जी हार्दिक जी। पांड्या बॉलिंग नहीं कर रही। सो सो वो ऑलराउंड स्किल्स हमेशा जरूरी होता है। सो यू हैव टू हैव दैट रेंज ऑफ लीगल स्टडीज, क्योंकि आप सिर्फ बोलो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपर्ट हूँ, आप कहीं नहीं चल पाओगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही 10 चीजें आ जाएंगी कि आपने वो परमिशन लिया, आपने अप्रूवल्स जी लिया है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स में लिया है, या लीगल मेट्रोलॉजी में लिया है, या बाकी और अलग लॉज में लिया है। सो जी वो ऑलराउंडर होना तो जरूरी है, स्पेशली इन हाउस रोल्स में। लीगल लिटिगेशन में आप बेहतर बता पाएंगे, बट मेरे हिसाब से इन हाउस रोल में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं मर्जर एक्विजिशन करता हूँ, बट बियॉन्ड दैट इर्द गिर्द के सारे लॉज का एक नॉलेज बेस बहुत ही जरूरी है। जी, नहीं एकदम मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी भी है क्योंकि लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी समाज की कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है, और हमारा समाज वाकई जितने भी बुद्धिजीवियों से बना है, होता है ना कि कानून बनने से पहले लोग कानून तोड़ने के उपाय लगा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना हमारे देश में जुगाड़ बहुत चलता है। तो पहले से लोगों को पता होता है तोड़ना कैसे, इसलिए जो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो लॉ मेकर्स हैं बिजी रहते हैं कि कानून में ये इन गैप्स को कैसे प्लग करें। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा आपने ये भी अच्छी बात की कि जो बच्चे हैं सभी पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको नई चीज़ें पता होंगी तो कैसे चलेंगी, और ऑलराउंडर होना। लिटिगेशन में बता दूं, जितने हम बड़े बड़े वकीलों के नाम सुनते हैं, आप उनको ब्रीफ भी ज़रूर करते हो, सब ऑलराउंडर ही हैं, क्योंकि जितने बड़े नाम आप सुनते हैं वो क्रिमिनल भी करते हैं, वो कमर्शियल भी करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी करते हैं, सभी कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। और पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, लॉ भी बनाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक जो अगला मेरा सवाल संबित आपसे है कि डेटा एंड प्राइवेसी लॉ पिछले 2-4 सालों से बहुत चर्चा में है हमारे देश में। जो हमारा प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको टेबल किया गया पार्लियामेंट में, अभी तक पारित नहीं हो पाया है। और जो हमारा यूरोपियन जो कानून है GDPR जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा बड़ा चर्चा में रहता है। स्पेशली मैं समझता हूँ इन हाउस सर्किट में तो बहुत चर्चा में रहता है कि कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हैं, पेनल्टी बहुत हैवी लगती है इसमें, कंपनियों की प्रतिष्ठा तक में सवाल उठ जाते हैं कई बार अगर प्राइवेसी वॉल्यूशन हो जाए। तो थोड़ा सा सरल शब्दों में आपसे समझना चाहूँगा कि कितनी ज़रूरत है भारत को आज के वक्त में 2021 एंड गोइंग फॉरवर्ड इस कानून की, कितना ज़रूरी है प्राइवेसी लॉ का होना। आपका क्या मानना है और आपका क्या मत है प्राइवेसी लॉ को लेकर? जी बिल्कुल। ये हमने बड़े प्रेजेंटेशंस में सुना है जयंत कि डेटा इज द न्यू फ्यूल, जिसे जी बोलते हैं आजकल। सो विच इज ट्रू, मतलब ओवर सेड एंड ओवर डन एनालॉजी है, बट बिल्कुल सच है, क्योंकि आज एवरीथिंग, सब कुछ ही डेटा की बेसिस पे चल रहा है। आपको मैं यूट्यूब में कौन सा वीडियो दिखाऊंगा, वो आपने कुकी पॉलिसी एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बेसिस पे मैं देख लेता हूँ कि आपने बॉडी बिल्डिंग की, जिम वर्कआउट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको उसी के ही वीडियोस दिखाऊंगा। जी यूट्यूब भी आप वही रिफ्लेक्ट कर देगी। सो डेटा आज के इसमें बहुत ही क्रिटिकल है। और हर बिजनेस, आप सोचेंगे आप तो डेटॉल में है, तो डेटॉल में तो साबुन और हैंड वॉश बेचने का काम है, आपको डेटा की क्या जरूरत? जी एक एक मतलब सिंप्लीफाइड वे, हमें भी डेटा की जरूरत है, क्योंकि आपको ट्रेंड समझ आता है कि, आपको समझ आता है कि ईस्टर्न रीजन में या वेस्टर्न रीजन में कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, कि आपको डेटॉल सोप चाहते हैं या लिक्विड बॉडी वॉश चाहते हैं। जी तो स्मॉल थिंग्स विच हैव ह्यूज इम्प्लीकेशंस, कि एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लाइक रैकेट, जिसके टर्नओवर इतनी हाई है, टू मेक दैट डिसीजन कि मैं इस साल क्या लॉन्च करूंगा, और कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा फ्रंट बियरर होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, वो सब आपको डेटा ही बताता है आज के डेट में। सो डेटा की इम्पोर्टेंस जितना आप एम्फसाइज करें वो कम होगा। सो जी सो डेटा
इज अ रिक्वायरमेंट। अब लॉ की बात आ जाता है तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ हिंदुस्तान में चाहिए या नहीं, बहुत ही आसान सवाल आंसर है कि हाँ बहुत जरूरी है। तो उसमें कोई कोई डाउट ही नहीं है, जी। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ बट सब्सिक्वेंट जब हम देखते हैं कि जीडीपीआर जो कि यूरोपियन लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, विच इज माना जाता है कि बेडरॉक लॉ है, कि फंडामेंटल लॉ है, जिससे बहुत कंट्रीज ने प्रेरणा लिया है और उसी को रिफ्लेक्ट करा है अपने रेगुलेशंस में। तो इंडिया का भी जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पहले 2018 में आया था, फिर 2019 में फिर से टेबल हुआ था, एंड विच इज राइट नाउ आल्सो अंडर कंसिडरेशन। वो जितना जल्दी आए उतना ही बेहतर, क्योंकि आपके और मेरे राइट्स एज कंज्यूमर्स अगर मैं सोचूं वो भी क्रिटिकल है। बिकॉज बहुत आसान है आपको एज अ कंज्यूमर क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉड नहीं बोलूंगा, आपके लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस चेंज करना जी। बेसिस योर डेटा। तो वो होना नहीं चाहिए अनलेस आप चाहते हो। तो दैट इज वेयर आई थिंक इंडिया का जो नया लॉ है काफी रोबस्ट लॉ है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत डिलिब्रेशन के बाद आया है इंडियन लॉ, जो पीडीपीबी है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। और जितना जल्दी इम्प्लीमेंट हो उतना ही बेहतर है हम सबके राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए। बिकॉज कंपनीज को भी क्लैरिटी मिलेगी कि उनको क्या क्या करना है, कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, क्या कंसेंट्स लेने हैं आपसे, और किस बेसिस पे आपका डेटा यूज कर सकते हैं। आज के डेट जी। में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000, आईटी एक्ट, वो बहुत छोटे तरीके से, मतलब इट टचेज अपॉन द टॉपिक ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। फंडामेंटल्स अभी भी, मैं आज के डेट में भी बोलता हूँ कि इंडियन लॉ अभी भी फंडामेंटल्स टच करता है। इट्स नॉट कि आपका बिना कंटेंट के मैं आपका डेटा, पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स लेके कहीं बाजार में बेच सकता हूँ या यूज कर सकता हूँ। सो आज भी इंडियन लॉ इज नॉट completely oblivious, but the new law will strengthen a lot of things और clarity मिल जाएगी एज जी। एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमें क्या करना है, एज ए कंज्यूमर आपको क्या देखना है। सो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन। जी, बड़ी अच्छी बातें बताई सुमित आपने, कितना ज़रूरी है, क्योंकि कानून तो है पर कानून की जो नज़रें होती हैं हमेशा पेचीदा होती हैं, पैनी होती हैं और लोगों के हक में होता है। हमें पता ही है बतौर वकील, मैं और आप दोनों ही बात जानते हैं कि पार्लियामेंट का जो रोल है कानून बनाने का बहुत अहम है। और ख़ासकर जिस युग में हम जी रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के, आईटी के, टेक्नोलॉजी के, बच्चों बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, रील्स बनती हैं, टिकटॉक बनते हैं, और इन सब को लेके हमें ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए कि आपका डेटा अगर बस मिसयूज़ और अब्यूज़ ना हो उसका। इसलिए बिल को जल्द से जल्द, मेरी गुजारिश रहेगी जो भी सीरियल को देख रहे हैं, अगर कोई ब्यूरोक्रेट हैं, कोई मंत्री साहब हैं देख रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको, मुद्दे को उठाएं पार्लियामेंट में और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये कानून पारित हो, ताकि हमारी जो एक अरब की जनता है, जो उसके हक हैं, या जो जनता ट्रैवल कर रही है जो बाहर है, हिंदुस्तानी जनता, उनके हक को, उसका उल्लंघन ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बताया इतनी अहम चीज़ें हैं। अगर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके डेटा ब्रीचेस से, डेटा प्राइवेसी से, अगर कानून के अभाव में ऐसी हरकतें हो रही हैं, हैकिंग हो रही है, तो ये वाकई एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ इसका कहीं ना कहीं मूल्यांकन जो हमारे लॉ मेकर्स ने ज़रूर करें, और उसको फटाफट जो इसका एक नतीजा है, प्रथम जो चरण है कानून लाने का और उसको विकसित करने का, उसके बाद उस पर बात की जाए। बहुत बहुत संबित, आज आपने हमसे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की। मैंने आपका आज काफ़ी समय लिया, इसको मैं कहता हूँ मैंने आपका काफ़ी बिलेबर ले लिया, जो आपकी कंपनी के लिए चले जाता, और आपकी कंपनी जिसका हम भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो होता है। लेकिन हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मेरी हमेशा एक छोटी सी एक गुजारिश रहती है अपने अतिथियों से कि आखिरी में 2 शब्द कहें हमारे व्यूअर्स के लिए, जो यूथ है। और जब मैं यूथ कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ जवान लोगों से नहीं, मेरा मतलब उनसे भी है, यू आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। तो उनके लिए आप 2 शब्द कहें। मैं एज्यूम करता हूँ लॉयर्स हमारे ज्यादातर ऑडियंस है, तो आई विल से कि लॉ में लर्निंग कर्व जो है वो बिल्कुल अंत तक है। तो आप प्लीज पढ़ाई अपना लॉ सिर्फ प्रैक्टिस या सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं होता, पढ़ाई लिखाई होती है लॉ जिसे बोलते हैं। सो आप कभी भी किताबों से दोस्ती नहीं, मतलब छोड़ नहीं सकते। सो आई थिंक दैट इज वेरी क्रिटिकल स्पेशली फॉर यंग लॉयर्स कि पढ़िए, आप जितना पढ़ सकते हैं, चाहे लॉ किताब हो या लेटेस्ट नॉवल हो या स्पोर्ट्स का किताब हो, इट्स ऑलवेज गुड टू रीड। सो रीडिंग एज अ प्रैक्टिस इज
एक्सट्रीमली एसेंशियल, मुझे लगता है दैट इज समथिंग क्रिटिकल। दूसरा, बड़े आई जस्ट टच अपॉन मेंटल हेल्थ के बारे में, जी क्योंकि पैंडेमिक में सब घर पे बैठे हुए हैं। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि जस्ट अपना ध्यान एक हॉबी बिल्कुल रखे, ताकि आपके मेंटल पीस के लिए बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन कीजिए अगर आप कर सकते हैं। आई नो सबके लिए नहीं है, मेरे बहुत दोस्त हैं जो बोलते हैं नहीं मेडिटेशन हम बैठ के नहीं कर सकते, विच इज ओके, बट एक हॉबी रखिए। चाहे आप, वो हॉबी आपका कुछ भी हो सकता है, स्टैम्प कलेक्शन हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, जो आप अपने लिए कीजिए, किसी और के लिए नहीं। तो दैट यू शुड हैव फॉर योर ओन मेंटल पीस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्कुल खुश रहिए और बिल्कुल हंसते रहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद संबित, आपने इतने सरल शब्दों में इतनी बढ़िया बातें हमारे दर्शकों तक उजागर की और अपना बहुमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया है। इतने सारे कानूनों का आज आपने विश्लेषण किया है, हमसे उसकी बारीकियां आपने डिस्कस की हैं, जिससे मैं कह सकता हूं कि ये एक घंटा या मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गया, मेरे लिए बहुत मूल्यवान रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही इतने कम समय में आपने अपना परचम लहराया वकालत की हमारे क्षेत्र में, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। आप जहाँ जहाँ जाएँ, चाहे आप रैकेट में हों, चाहे आप आगे कुछ और करें, आपका परचम ऐसे ही लहराता रहे और मैं आपसे सदैव टच में रह के और बातें सीख सकूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। मेरे दर्शकों से हमेशा हमारा एक अनुरोध रहता है जाते हुए कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता है, आपको हमारी जो बातें इसमें की गई हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कानून को सरल तरीके से और कानून की गंभीरता को और उसकी जो महत्वपूर्णता है, वो हम आपके समक्ष रख पा रहे हैं, तो सबसे सरल तरीका है कि इस अच्छी बातों को दूसरों तक भी उजागर करें, फैलाएँ। इसके लिए सबसे सिंपल और सटीक तरीका है, हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू, धन्यवाद।